सुन पा रहे हो सब लोग? भैया हाँ तो चलो, हाँ भैया। आज जनरल डॉट डिस्कशन ही है, ठीक है। अपना चैप्टर लगभग फिनिश हो ही गया है, एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो हो ही गया, प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, ठीक है। तो जो डॉट है पूछो तब तक। और क्लास नोट्स पढ़े हो तो कहीं भी कोई तरह का डॉट लगाओ, किसी भी तरह का डॉट एनएलएम और फ्रिक्शन से, तो डिस्कस कर लो। वैसे चलो हम लोग डिस्कस सबसे पहले करेंगे। 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, याद है? बेसिक क्वेश्चन था फ्रिक्शन का, वही क्या होगा वो क्वेश्चन, बस जस्ट जी भैया हो गया। देख लो। कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जस्ट बेसिक आइडिया के लिए था, स्टार्टिंग में तुम लोग को दिए थे, ठीक है। इससे अच्छा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सारे का आंसर भी नीचे दिया ही हुआ था, मैच कर ही गया होगा। मनीषा बन गया जी। सारा क्वेश्चन? थर्ड नंबर में जी 9.8 लेना है 10। देखो मेंशन नहीं किया है तो 9.8 ही लो, पहले ही बोल दिया तुमको, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो 9.8 ही लिया करो। हाँ जी। जब तक क्वेश्चन में बोले ना तब तक तुमको 9.8 ही लेना। मनीषा बन गया सारा क्वेश्चन? भैया वो जो नीचे करिए ना भैया, नीचे 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 तो पूछा ही नहीं। भैया 6 नंबर था ना 6 नंबर भैया, यहाँ 6 नंबर जो था ना वो नहीं आया हमको। ठीक है, देख लो तो। जी भैया। if the coefficient of static friction between your sneakers and the ground is जितना, what is the largest angle you could stand on with, ओके ओके, ये एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है, ध्यान करो, सही बोल रहे हैं ना? जी भैया। जी भैया। हाँ तो तुम्हें ऐसे सोचना है, इंक्लाइन प्लेन मान लो थीटा पे, जस्ट क्या हो रहा हो, तुम्हारे वेट का mg sin थीटा फ्रिक्शन से क्या हो रहा हो, बैलेंस हो रहा हो, जस्ट तभी तुम स्टैंड हो पाओगे बिना स्लीपिंग के। समझ पा रही हो? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक इंक्लाइन प्लेन जी ड्रॉ करना, भैया। इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करना है। mg का कौन सा कंपोनेंट आता है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग? mg sin थीटा, याद है? क्या हम ड्रॉ करके बताएं? जी भैया। अगर बोलोगे तुम ड्रॉ करके बता सकते, कोई दिक्कत भैया हो जाएगा। हो जाएगा ना। और फ्रिक्शन कितना लोगी? म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल कितना लोगी उस केस में? जी। इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल कितना होगा? mg cos थीटा। mg दिक्कत है, mg cos थीटा इंक्लाइन प्लेन है, यही समझना है तुमको। रुको, इंक्लाइन प्लेन है ये, इसको तुम सिंपल मत समझो, ऐसा कुछ है। वैसे हम क्लास में सेम डिस्कशन किए हुए हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, मान लो तुम्हें बोला गया ये mg यहाँ पे ब्लॉक कोई रखा हुआ है या कुछ भी रखा, तुम ही मान लो, आदमी है या कुछ भी है, ब्लॉक ही मान लो उसे, उसका ये mg नीचे रहेगा, बट तुम्हें बैलेंस जो करना है वो इसका ये वाला कंपोनेंट, mg का ये वाला कंपोनेंट, mg sin थीटा पीछे वाले फ्रिक्शन के इक्वल टू होगा। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू टाइम्स नॉर्मल, जो भी, ठीक है, म्यू टाइम्स नॉर्मल। और नॉर्मल तुम्हें निकालना होगा यहाँ से, ये वाले से नॉर्मल ऐसे लगेगा, और ये नॉर्मल इज इक्वल टू mg का ये वाला कंपोनेंट होगा, mg का cos थीटा। तो ध्यान रखना इस केस में नॉर्मल mg cos थीटा होगा। सुन पा रही हो मनीषा? जी भैया। जी भैया। सिंपल हो जाएगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg cos थीटा, जो तुम्हारा नॉर्मल है। mg कट जाएगा, म्यू इक्वल टू tan थीटा आएगा, म्यू तुम पुट करना 0.8, तुम्हारा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0.8, और वहां से थीटा निकाल जी लेना, भैया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.8 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इंक्लाइन प्लेन पता। चलो और बोलो, बाकी बन गया सारा? जी भैया। फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो और कुछ डॉट है, कोई जनरल डॉट? किसी भी तरह का जनरल डॉट? जो स्प्रिंग वाला था वो एक बार बता देते हैं। स्प्रिंग वाला? अच्छा अच्छा, जी भैया। ठीक है ठीक है। पता नहीं तुम्हारा आवाज साफ साफ आ रहा है, मेरा आवाज साफ जा रहा है क्या तुम लोगों के पास? ये वाइब्रेट कर रहा है कभी कभी उस मोबाइल से जोड़ कभी कभी। प्रॉब्लम आता है, इससे जोड़ना पड़ेगा तब। वो वाले में थोड़ा सा पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, इसी से जोड़ देते हैं, तो फिर से लिंक हमको भेजना पड़ेगा, रुको देखते हैं।
ट्राई करके डायरेक्ट इसी पर से हो नहीं जाएगा। अब ठीक हो गया। ठीक हो गया क्या? चलो फिर से। कभी कभी हो जाएगा। नहीं एक्चुअली उस मोबाइल से करते हैं, कनेक्ट करते हैं लैपटॉप को, तो प्रॉब्लम जनरली हो जाता है, इस वाले से नहीं होता। चलो खैर कोई नहीं, सही है। तो चलो हम ऐसा सोच रहे थे, स्प्रिंग वाला है पूछिए तो पहले इसको बता देते हैं हम। जस्ट एक बार देख लो, क्विक रिकैप स्टार्ट, जस्ट देख लो, जस्ट हम ब्रीफली बोल देते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े, किस ऑर्डर में पढ़े, जस्ट एक बार देख लो। वैसे क्लास में देखे होगे तो फिर तुमको आइडिया होगा ही। देख लो, सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टार्ट किए थे, तो बोले थे कि इसमें हम लोग कॉज और इफेक्ट को ही देखते हैं। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हो तुम, क्या देख रहे हो कि ये चल रहा है, तो क्यों चल रहा है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन देख रहे हो कॉज यानी फोर्स, ये तुम काइनेमेटिक्स में हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे थे। काइनेमेटिक्स में सिर्फ देख रहे थे कि कोई चीज चल रहा तो चल रहा, वेलोसिटी है तो है, पोजीशन उसका है, मतलब रीजन पे नहीं जाना था, कॉज पे नहीं जाना था। तो सिर्फ इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में, और उसी इफेक्ट के साथ कॉज भी जब जुड़ जाता है तो वही मेरा हो गया क्या, मैकेनिक्स या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो कॉज इफेक्ट दोनों देखना होता है। कोई इफेक्ट तुम्हें दिख रहा है क्या, ऐसे चल रहा है, इतने एक्सीलरेशन चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन सा फोर्स चल रहा है, वो हो गया तुम्हारा कॉज। ठीक है, उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बात की थी, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, सब लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ये चीज था, उसी में फर्स्ट लॉ में बोले थे कि फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया का कांसेप्ट देता है, फोर्स। आवाज नहीं आ रहा, रुको, कनेक्ट करना ही पड़ेगा, इससे कोई ऑप्शन नहीं है। वेट करो, देखते हैं इसी पर से हो जाए तो फिर सही है, तो फिर लिंक जनरेट करना पड़ेगा। चलो हो गया मोस्ट प्रोबेबली, अब शायद नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। चलो, सुन पा रहे हो सब लोग? हेलो, जी भैया। अब सही हो जाना चाहिए शायद, बट पता नहीं क्या होगा, शायद अब सही हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं। चलो, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे लिख लो, लिखे नहीं है यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो तुम लोग को बोले थे लिख लेने के लिए कि सबसे पहला पॉइंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फोर्स का डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ही देता है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर इसका आंसर सेकंड लॉ देता है, नहीं, फर्स्ट लॉ ही अपने को फोर्स का डेफिनेशन देता है। दूसरा बात बोले थे, फर्स्ट लॉ इनर्शिया का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, जो गैलीलियो दिए हुआ था, इसलिए कभी कभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। कि फर्स्ट लॉ का दो पॉइंट था जस्ट, ठीक है। उसके बाद बोले थे फर्स्ट लॉ जो है अपने को ज्यादा न्यूमेरिकल वाले पार्ट में नहीं लिया था, जो भी न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर रहे हो मोस्टली सेकंड लॉ ही यूज कर रहे हो। हाँ, थर्ड लॉ भी यूज कर रहे हो अगर समझ पा रहे हो, अब तो सब चीज पढ़ ली हो। जब भी तुम एबीटी बनाते हो तो बोलते हो ना एफ इस पे लग रहा है तो एफ इस पे नीचे की तरफ लगेगा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्स्ट लॉ को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर पाते, सेकंड लॉ थर्ड लॉ ही यूज होता है। वैसे जब सेकंड लॉ पे आए थे तो ये सेकंड लॉ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ लेना। क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पे तुम कितना फोर्स लगाए उसके। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डीपी बाय डीटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हम यूज किए थे जस्ट, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बोलता है कौन, न्यूटन सेकेंड लॉ। और वो जो तुम्हारा फोर्स लगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो तुम्हारा फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट जो मोमेंटम चेंज हुआ, तुम फोर्स लगाए किसी चीज पे, उसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन जो होगा, वर्ड पे ध्यान देना, मोमेंटम के चेंज का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स अप्लाइड का भी डायरेक्शन होगा। जिधर के तरफ लगाओगे फोर्स उधर के तरफ ही नेट चेंज इन मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो ऑब्वियसली जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है कि क्वेश्चन आने वाला है, तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया तुम्हारा यहाँ पे के, जो तुम्हारा ऐसा सिस्टम में जिसका वैल्यू 1 हो जाता है। एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये निकालते हैं, ऐसा सिस्टम में 1 हो जाता है, इसलिए सिंपली इक्वेशन अपना जाता है F इज इक्वल टू dp बाई dt। F इज इक्वल टू dp बाई dt सेकंड लॉ का मतलब समझ रहे हो, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया F इज इक्वल टू dp बाई dt। ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अब इस मोमेंट, जो p मोमेंटम है, मोमेंटम सब लोग जानते हो मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पे डाल दिया।
और यह अज्यूम करते हुए कि मास हमारा कांस्टेंट है, इसमें से हम मास को बाहर ले लीजिए। जानते हो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट अगर रहता है किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहता है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर निकाल सकते हो। तो इनको कांस्टेंट अज्यूम कर दो, यहाँ पे देख लो अजम्पशन है, मास को बाहर ले लिए, अंदर में होगा dv by dt और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन आ गया। यह कब होगा, जब हमारे सिस्टम का मास कांस्टेंट हो, जिस डोमेन में तुम लोग काम कर रहे हो और 12th लेवल पे काम करना है। मास जनरली कांस्टेंट ही मानते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि ब्लॉक अभी यहाँ से चलना शुरू किया तो 4 kg का था, कुछ आगे गया तो 3 kg का हो गया, 1 kg उसका लॉस हो गया। ऐसा अजम्पशन हम लोग नहीं ले रहे। अगर वैसा हो जाता तो यहाँ पे जो तुम ये मास को बाहर खींचो, ये नहीं खींच पाते, क्योंकि मास भी वेरिएबल होगा उसके साथ। तो भाई नोट में जस्ट लिख दिए हुए थे, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जस्ट लिख दिए थे। अगर मास भी टाइम के साथ वेरी करने लगे, देन इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, तुम्हारा डेरिवेटिव ये जो डिफरेंशिएशन करोगे, इसमें मास भी वेरिएबल तुम मान रहे हो, वेलोसिटी वेरिएबल मान रहे हो, दो चीज का प्रोडक्ट है, दोनों वेरिएबल है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो प्रोडक्ट रूल बताए थे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो देख लो क्या होगा एक्चुअली, ये तो तुम्हारा m into a ही है फर्स्ट टर्म, जस्ट एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ गया v टाइम्स dm by dt, मास का रेट ऑफ चेंज। अगर मास कोई वेरिएबल मानते हो तो इस पे आप लोग फोकस नहीं करना, अपने डोमेन में ये नहीं है। उसके बाद हम लोग आए थे, जस्ट एक टर्म इक्विलिब्रियम का मतलब बताए थे। दो तरह का इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे बताए हुए थे, हालांकि इस पे हम लोग नहीं गए, इस पे हम लोग नहीं गए, रोटेशन का बात है, बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो तुम लोग इक्विलिब्रियम जो सिंपल पढ़ते थे 9th में, वही हम लोग भी पढ़े हैं कि रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन सेकंड लॉ से डायरेक्ट आ रहा है। F इज इक्वल टू एम। अगर F जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस इक्वेशन में जो ये फोर्स देख रहे हो F, अब तुम लोग सब लोग जानते हो, जस्ट बोल दे, F जो है नेट फोर्स है। किसी चीज पे 5 फोर्स लग रहा है तो पांचों फोर्स का तुम यहाँ पे रिजल्टेंट लेते हो, एक फोर्स लेके एक फोर्स छोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगा। एक्सीलरेशन जो यहाँ पे तुम निकाल रहे हो, ये एक्सीलरेशन में नेट एक्सीलरेशन है, फोर्स भी नेट है, एक्सीलरेशन भी नेट है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट पे 4 फोर्स लग रहा है, तुम 3 ही फोर्स लेकर के इक्वेशन लगा दी, गड़बड़ हो जाएगा। ये पता ही होगा सब लोगों को जस्ट जी। हाँ चलो, इक्विलिब्रियम में आए थे तो बोले थे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोग को सिंपली ये देखना है उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बात खत्म। बोलेंगे इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होने का मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है वो। डायनेमिक में थोड़ा एक नया टर्म आ जाता है टॉर्क, टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, जो भी हम लोग नहीं पढ़े। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे भी हम लोग को जाना भी नहीं है, सिंपली हम लोग नेट फोर्स जीरो पढ़े। दूसरी बात, अगर इस इक्वेशन को देखो F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, गौर से देखना, तो यही इस इक्वेशन से तुम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो। इस चीज को सब लोग समझ पा रहा है ना? F इज इक्वल टू ma इक्वेशन से या न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। बोलो, ये सब लोग समझ पा रहे हो या आवाज सुन नहीं पा रहे हो? हाँ समझ। बोलो कि कैसे होगा, इससे फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई करके बताओ। इस इक्वेशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ को जस्टिफाई करो, कोई भी एक आदमी। मतलब ये और F में जीरो है तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, जब तक फोन है तो रेस्ट में ही रहेगा। हाँ, यानी तो गौर से स्टेटमेंट पे ध्यान दो न्यूटन फर्स्ट लॉ के, तो क्या बोलता है रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा मतलब एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, वहां पे भी एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। यानी वो फर्स्ट और सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि भाई वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा यानी एक्सीलरेशन अगर जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, जब तक फोर्स जीरो है तब तक एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। तो ऑब्वियसली यही इक्वेशन, इसलिए बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ऑब्वियस है बट पता होना चाहिए। चलो, यानी फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट गौर देखो, उतना लंबा लिखा जाता है बट वो बोलना ये चाहता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, मतलब u अगर जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा, यानी एक्सीलरेशन जीरो होगा। अगर u अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका मेंटेन रहेगा, v भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी फिर भी जीरो, एक्सीलरेशन फिर जीरो। एक्सीलरेशन जीरो कब तक, जब तक फोर्स बाहर से ना लगे, मतलब फोर्स जीरो। तो फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो। न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का स्पेशल केस है, इसीलिए फर्स्ट लॉ को तुम सेकंड लॉ यूज करते हो तो ऑटोमेटिक फर्स्ट लॉ यूज हो ही रहा होता है। चलो ठीक है, ये अपना। उसके बाद हम लोग आए थे, होगा या नहीं पता नहीं, नहीं है वो, लेट हो गया क्या यार, लेट हो गया वो सब। चलो जस्ट बोल दे, तुम लोगों को ध्यान ही होगा। कॉमन फोर्सेस पे बात किए थे जो हम लोग एनएलएम में देखने को मिलता है,
पता नहीं इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, किसी और में होगा तो हो सकता है। चलो मैं तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे ग्रेविटी का, कॉमन तुम लोगों के लिए जस्ट बोल दें, ग्रेविटी का बात किए थे, वो सबको पता है, डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, एमजी हम लोग लेके चलते हैं। दूसरा हम लोग बात किए थे किसका, बोलो तुम लोग बोलते चलो, तुम लोग भी बोलना है। दूसरा उसके बाद क्या बात किया, नॉर्मल एज में बात की थी क्या, नॉर्मल, नॉर्मल कैसे लगता है, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होता है, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल से टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जिसपे नॉर्मल लगाना उसके तरफ लगवा, ऐसा लगे कि तुम उसको पुश कर रहे हो, नॉर्मल ऐसे लगना चाहिए, बात करते हैं। और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, बस नॉर्मल का बात कर ली हम लोग। फिर आते हैं टेंशन पे, अगर सही बोल रहे हैं तो टेंशन पे, टेंशन स्ट्रिंग में लगता है, टेंशन स्ट्रिंग में लगता है, और टेंशन कैसे लगता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जस्ट नॉर्मल का अपोजिट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और जनरली रस्सी में देखने को मिलता है, स्ट्रिंग में मोस्टली तुम टेंशन देखने को मिलता है, हालांकि रड में भी होता है टेंशन, आयरन रड में भी होता है टेंशन, बाद में से एग्जांपल करवाएंगे, बट अभी की फिलहाल के लिए तुम्हारा टेंशन स्ट्रिंग में ही तुमको लेके चलना है, ठीक। चलो तो ये भी हो गया। उसके बाद कोई फोर्स लिए थे, स्प्रिंग फोर्स, जो ये बोल रही है मनीषा कि मेरा मिस हो गया था, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे, उसके बाद हम लोग बीच में स्प्रिंग फोर्स बाद में लिए थे, आइडियल पुली सिस्टम पे आए थे। आइडियल पुली क्या होता है, बोलो, आइडियल पुली का बिल्कुल सही, पुली का मास भी नहीं है, पुली में फ्रिक्शन भी नहीं है, दोनों चीज इग्नोर कर रहे थे। और फिलहाल में हम लोग 4-5 लेक्चर जब किए थे तो फ्रिक्शन तो ले ही नहीं रहे थे, बिना फ्रिक्शन का ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फ्रिक्शन को अलग से डील किए थे, और रीजन भी अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा वो क्यों ऐसा कर रहे थे। चलो ठीक है, तो जैसे ये सिंपल था, देख लो अपने को करना क्या था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ो, फ्री बॉडी डायग्राम बताया तुम लोग को बनाना, इसमें नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्स को डायरेक्शन के साथ किधर लग रहा, कौन सा फोर्स लग रहा, वो अगर शो कर दिए तो वो ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे मैकेनिक्स में। तुम्हें फोर्स दिखेगा तब तो F = में लगाओगे, में फोर्स ही नहीं दिखेगा F = में नहीं लगा पाओगे, F = में नहीं लगा पाओगे तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम उस टाइम भी बोले हुए थे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग हालांकि प्रैक्टिस भी किए थे सफिशिएंट, अगर किए होगे ऑनेस्टली सारा क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता कि प्रॉब्लम होना चाहिए इस तरह का कहीं फ्री बॉडी डायग्राम, तो सारे तरह का क्वेश्चन हम डाल दिए हुए थे वो उस पीडीएफ में। चलो ये हो गया। कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह किए थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था तुम लोगों को कि दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लगेगा। दूसरी बात, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का नॉर्मल 0 आता है तो इसका मतलब क्या था बताओ, दो ऑब्जेक्ट जस्ट कांटेक्ट छोड़ने, बिल्कुल सही, दोनों के बीच कांटेक्ट जस्ट छूटने वाला है। और अगर नॉर्मल नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हुआ, कांटेक्ट था ही नहीं, दोनों के बीच कांटेक्ट था ही नहीं, नॉर्मल पॉजिटिव ही आना चाहिए। 0 आने का मतलब जस्ट कांटेक्ट छोड़ने वाला, नेगेटिव आने का मतलब कांटेक्ट में था ही नहीं, तुम गलत मान लिए थे वो कांटेक्ट में है, ये ध्यान रखो। नॉर्मल 0 होने का मतलब कांटेक्ट जस्ट अब छूटने वाला है, और नेगेटिव होने का मतलब कांटेक्ट में था ही नहीं, जस्ट तुमको ऐसा लग रहा है कि दोनों कांटेक्ट में है, नॉर्मल लग रहा है, दोनों अलग है, सेपरेटेड है ऑब्जेक्ट, जो भी दो बॉडीज है वो सेपरेट हो चुका है एक दूसरे से। चलो उसके बाद अगर एंगल लगाया फोर्स लगता था तो हम लोग सीखे थे कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें F = में लगाना चाहिए, एक बार x के अलोंग एक बार y के अलोंग, अलग अलग x के अलोंग और y के अलोंग। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं, बार बार जस्ट बोल देते हैं हम कंसेप्ट के लिए। 90 पे क्यों लेते हैं, क्योंकि 90 पे लेने पे जो दोनों डायरेक्शन होता है दोनों cos 90 पे होता है, और cos 90 पे क्या होगा, तो x वाला जो फोर्स है वो तुम्हारे y को अफेक्ट नहीं करेगा, और y वाला जो है वो x को अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक दूसरे से। समझ रहे हो बात को, ये भी पता होना चाहिए जस्ट कंसेप्ट के लिए। 90 पे क्यों लेते हैं हम लोग, x के अलोंग अलग एनालिसिस करते हैं, जब x के अलोंग करते हैं तो y वाले फोर्स को नहीं देखते हैं, y के अलोंग करते हैं तो x वाले फोर्स को नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये कि दोनों इंडिपेंडेंट होगा, तभी इंडिपेंडेंट क्यों है, कंपोनेंट के सेंस से समझ सकते हो। इधर वाले फोर्स का कोई सा भी कंपोनेंट लोगे y के अलोंग तो cos 90 करोगे, या इधर का कंपोनेंट लोगे cos 90 0 होता है, कोई इफेक्ट नहीं, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। चलो इसलिए 90 पे लेते हैं, हालांकि ये बात हम काइनेमेटिक्स के टाइम भी बोले हुए थे। चलो चलो उसके बाद हम लोग आए थे, कोई लिफ्ट ऊपर नीचे मूव कर रहा है किसी एक्सीलरेशन से तो क्या होता है, तो जस्ट सिंपल तुम्हें करना है कुछ नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट तुम इसमें रखे हो, लिफ्ट अगर जिधर जा रहा है एक तरफ उधर की तरफ ब्लॉक का भी होगा उतना एक्सीलरेशन। इक्वेशन सिंपल लिखो, ब्लॉक पे दो फोर्स लगेगा, mg नॉर्मल, mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू m है, वहां से नॉर्मल निकालना, और वही नॉर्मल इफेक्टिव वेट कहलाता है। ध्यान रखना, बोले भी थे तुम लोगों को कि मेरे वेट का मतलब ये है कि जमीन से हमको नॉर्मल कितना लग रहा है,
सच में बोलो तो वेट भले ही हम लोग बोलते हैं कि अर्थ जितना फोर्स हम पे लगा रहा है वो मेरा वेट है, बट सच में जो वेट हम महसूस कर पाते हैं इफेक्टिवली वो होता है जिसके साथ हम कांटेक्ट में, वहां से हमको नॉर्मल कितना मिल रहा है, वही सच में हमको वेट महसूस होगा। तो यहाँ पे अगर देखो भले ये ब्लॉक 5 kg का होगा, इसका 5 × 10 50 न्यूटन वेट होना चाहिए, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा हो 50 न्यूटन, बट सच में इसको कितना वेट महसूस हो रहा होगा, इक्वेशन से निकालोगे जो नॉर्मल का वैल्यू आएगा वो आएगा। तो इस इक्वेशन में देखो जस्ट हम बोल रहे हैं तो तुम लोग समझ गए कैसे करते हैं। mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m टाइम्स है, तो नॉर्मल इक्वल टू आ रहा है इस केस में, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन केस में mg माइनस m है, mg से कुछ कम आ रहा है, mg से कुछ कम आ रहा है, यहाँ लिखा भी हुआ, यही केस यहाँ पे लिखा भी हुआ। तो सच में जो इसको वेट का एहसास होगा वो mg से कुछ कम का होगा, और यह वेट 0 भी हो जाएगा अगर उस लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कितना हो जाए, जी हो जाए। इसलिए बोलते हैं कोई लिफ्ट अगर फ्री फॉल कर रहा, जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है, g। उस केस में लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ आदमी को वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वेट उसका 0 हो जाता है, इफेक्टिव वेट 0 हो जाता है। 9th क्लास में पढ़े होगे, ग्रेविटेशन में लिखा हुआ रहता है। चलो ठीक है। अगर अपवर्ड जाएगा तो फिर नॉर्मल तुम्हारा बढ़ने लगेगा, mg प्लस ma आएगा, अपवर्ड एक्सीलरेशन होगा तो जस्ट देखना इक्वेशन तुम तो समझ ही रहे होगे। बढ़ जाएगा तुमको बहुत ज्यादा वेट महसूस लगेगा तुमको कि हमारे साइड पे प्रेशर आ रहा है, सच में लिफ्ट में ऊपर जब जा रहा होता है तुम अगर उसमें रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि मतलब कुछ नीचे से नॉर्मल लग रहा होता है, ज्यादा mg से ज्यादा लग रहा होता है, और तुम नॉर्मली जब ग्राउंड पे खड़े होते हो तो तुमको तो हैबिट लग गया है mg नॉर्मल का। समझो इस बात को, जब ग्राउंड पे तुम खड़े हो नॉर्मल तो तुम्हें mg नॉर्मल वेट का आदत लगा हो। नॉर्मल कितना लगा, जैसे मान लो हम ग्राउंड पे खड़े हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम तुम तो जमीन पे ही रहते हो, रूम में या कहीं भी, तो mg नॉर्मल का शरीर को हैबिट लगा हुआ है। अचानक से तुम लिफ्ट में जाओगे, लिफ्ट ऊपर के तरफ तुमको लेके गई तो तुमको mg से ज्यादा नॉर्मल लगेगा, तुमको थोड़ा अलग महसूस हो लगेगा कि नीचे से कोई प्रेशर डाल रहा है मेरे बॉडी पे। तो वही रीजन mg प्लस m है, नॉर्मल से mg से कुछ ज्यादा हो जाता है। चलो ठीक है, तो यही लिखे हुए थे यहाँ पे डाउनवर्ड केस में, स्पेशल केस अगर a इक्वल टू 0 डाउनवर्ड हो जाए तो वही तुम्हारा नॉर्मल 0 हो जाता है, और इसी को बोलते हैं वेटलेस। हाँ स्प्रिंग फोर्स देख लो मनीषा, सुन पा रही हो? जी भैया। देख लो, है कुछ नहीं, जस्ट देख लो एक बार। देखो इसमें हम लोग बात किए थे स्प्रिंग का, स्प्रिंग भी फोर्स लगाता है। स्प्रिंग का क्या मामला है इस चीज को समझो, इसको अच्छे से समझ लो। देखो ऐसा है, तुम कैसे समझाएं स्प्रिंग, चलो ठीक है समझ पाओ तो चलो कोशिश करते हैं समझाने का, समझ में आ जाना चाहिए। वैसे सिंपल है बट जस्ट जिन लोगों को फील नहीं आ रहा हो, मनीषा पहले ही बोलती भैया मेरा मिस हो गया था क्लास हो, ठीक है। तो देख लो गौर से, हम इसीलिए समझाते हैं तुम लोगों को। देखो स्प्रिंग का क्या है, देखो कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, उसका एक अपना लेंथ होता है, नेचुरल लेंथ उसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ का मतलब ये हुआ वो स्प्रिंग नेचुरली उस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है स्प्रिंग पे, तो उसका लेंथ कितना है। सिंपल तुम स्प्रिंग को यहाँ रख दो आराम से, कुछ नहीं करो उसको, अब उसका जो लेंथ है नेचुरली उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ, जिसको जनरली L0 से डिनोट किया जाए। सिंबल पे मत जाओ, कुछ भी सिंबल यूज करो चलेगा। तो वो हो गया नेचुरल मतलब ये हो गया उस स्प्रिंग में ना ही कंप्रेशन है ना ही इलोंगेशन है। जब हम बोल रहे हैं स्प्रिंग में कंप्रेशन, इसका मतलब क्या वो समझना। जैसे मान लो तुम्हारा ये स्प्रिंग है, जैसे सपोज करो छोटा सा स्प्रिंग, मान लो इसका नेचुरल लेंथ मान लो इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये नेचुरल लेंथ है। हम इसको क्या किए, ऐसे दबा करके, ऐसे मान लो ऐसे दबा करके, और लेंथ इसका छोटा कर दिए। लेंथ इसका हालांकि ऐसे नहीं होगा, ये सिकुड़ेगा नहीं स्प्रिंग जब होगा, तो समझ पा रहे होगे तुम लोग। तो लेंथ इसका छोटा कर दिए, लेंथ ये छोटा, बोलेंगे कि स्प्रिंग जो अभी कंप्रेशन में है इसको तुम कंप्रेस करके इसके लेंथ को छोटा कर दिए। नेचुरल लेंथ जो इसका था उससे तुम इसको छोटा कर दिए कंप्रेस करके। स्प्रिंग पे अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो वो कंप्रेशन हो गया। और इसको पकड़ करके मान लो इलोंगेट कर दिए किसी भी तरह से, इसको पकड़ के खींच के इसका जो लेंथ था उसको बढ़ा दिए, तो बोलेंगे इलोंगेशन है। तो 3 केस अपने पास। फर्स्ट केस स्प्रिंग को कुछ नहीं किए, वो आराम से ना ही कंप्रेशन में ना ही इलोंगेशन में। दूसरा केस उसको तुम कंप्रेस करके छोटा कर दिए, और तीसरा केस उसको तुम खींच के बड़ा कर दिए। तो वही 3 केस डिस्कस किए, और यही 3 केस तुम्हारा आने वाला है, केस 1 केस 2 केस 3। तो पहला केस में कुछ नहीं है, अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर ना कंप्रेशन है ना इलोंगेशन है, वो बेचारा आराम से होगा और कोई फोर्स नहीं लगेगा स्प्रिंग का। स्प्रिंग का फोर्स तभी लगेगा जब तुम उसके नेचुरल कंडीशन को डिस्टर्ब करोगे। ये अभी अपने नेचुरल कंडीशन में अगर है
ये क्यों फोर्स लाएगा भाई? तुम इसको डिस्टर्ब करोगे, छोटा करोगे या पकड़ के खींच के बड़ा करोगे, तब ये अपना फोर्स लगाना शुरू करता है। तो जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग होता है उस केस में ना ही कंप्रेशन होता है और ना ही इलोंगेशन होता है, इसीलिए स्प्रिंग अपना कोई फोर्स नहीं लगा। फर्स्ट केस सिंपल। दूसरा केस, जब उसका लेंथ नेचुरल लेंथ से बड़ा हो गया, मतलब तुम उसको पकड़ के खींच के इलोंगेट कर दिए, तो इस चीज को समझो होगा क्या? इस चीज को समझो होगा क्या? देखो ऐसे मान लो ये तो हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ अभी है। इसको हमको क्या करना है? लेंथ को बढ़ाना है ग्रेटर देन नेचुरल लेंथ। अभी नेचुरल लेंथ है, इसको मान लो बड़ा है, ऐसे मान लो सपोज इस सेकंड को ऐसे बढ़ाने की कोशिश की, ऐसे बढ़ाने का कोशिश की, तो होगा क्या? सुनना, ये स्प्रिंग देखेगा कि भाई हम इतने बड़े थे और हमको बढ़ा करके बड़ा कर रहा है, क्या होना चाहेगा? वापस से अपने आप को छोटा करना चाहेगा। इसी चीज को समझ लो बस, तुमको स्प्रिंग को समझ में आ जाएगा। मतलब कोई डाउट आया तो पूछ लेना बीच में, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है? कोशिश तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है? मान लो नेचुरल लेंथ पे है, ये यहाँ पे था, अभी तुम इस पॉइंट को खींच के आगे ले गए, बढ़ा दिए, इसके लेंथ को आगे कर दिए, तो चाहेगा फिर से हम कहाँ हैं? वापस रीस्टोर करना चाहेगा। इलास्टिक ऑब्जेक्ट का पढ़े होगा प्रॉपर्टी की। इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है। तो ये बेचारा भी था इतना बड़ा 4 सेंटीमीटर का, तुम इसको खींच के कर दिए 5 सेंटीमीटर, ये वापस से 4 पे आना चाहेगा। तो इसके लिए क्या करेगा? तुमको इधर की तरफ खींचेगा। तुम इसको जिधर खींच रहे हो उसके अपोजिट में आना चाहेगा। तुम बढ़ा रहे हो, ये छोटा होना चाहेगा। ये समझ में आ रहा है मनीषा क्या बोल रहे हैं हम? जी भैया। तो सिंपल है कंसेप्ट, समझ जाओ तो बहुत सिंपल है। यानी वो हमेशा चाहता है कि हम अपने नेचुरल लेंथ पे आए। अगर तुम उसको उसका नेचुरल इतना तो छोटा किया ऐसे, वो क्या करेगा? अपने आप को फिर से वापस इधर लाना चाहेगा। अगर उसका नेचुरल लेंथ इतना है, तुम उसको बढ़ा करके बढ़ा के वो वापस से फिर अपने आप को छोटा करना चाहेगा। यानी अपने नेचुरल लेंथ को, नेचुरल पोजीशन को अटेन करना चाहता है। तो वही इसमें समझना है। तो उसके लिए फोर्स कैसे लगाएगा? वो फोर्स ऐसे लगाएगा जैसे कि वो चाह रहा हो कि अपने नेचुरल लेंथ पे। तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग अंडर इलोंगेशन, मतलब जब उसका लेंथ तुम बढ़ा दिए, देख लो इसका लेंथ अभी इतना छोटा था, तुम इसको बढ़ा करके इतना बड़ा कर दिए, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को खींच के चाहेगा लाना अपने नेचुरल पोजीशन पे। यहाँ पे देखो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? ऐसे। इस चीज को समझ लो, बस यही है। तुम इसको यहाँ से ब्लॉक को खींच के राइट के तरफ ले गए, ये बेचारा लेफ्ट की तरफ फोर्स लाकर फिर से आना चाहेगा नेचुरल लेंथ पे। बस यही तुमको समझना है। उस पे तुम नेचुरल लेंथ से जो चेंज किए उसको अपोज करने के लिए फोर्स लगाएगा। तो देखो ये ब्लॉक को तुम खींच के दाहिने तरफ ले गए, बड़ा कर दिए इसको, ये बेचारा बाएं तरफ खींच के ला रहा है ब्लॉक को, भाई हम अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाए। तुम हमको बड़ा कर दी, हम छोटा होना चाहेंगे, हमारा नेचुरल लेंथ जो था हम उस पे जाना चाहेंगे। तो पुलिस समझ में आ गया? मनीषा समझ में आ गया ये वाला केस? जी भैया। जी भैया। सेम केस है। डिस्प्लेसमेंट का जीरो हो गया। किसका डिस्प्लेसमेंट? स्प्रिंग जो आया फिर से मतलब उसी पोजीशन पे आ गया। अच्छा क्वेश्चन समझो इस चीज को। ये नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे था, इसको तुम बढ़ा दिए, ये खींच के आना चाहेगा, इसको तुमने यहाँ पे आ ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मत समझ, वो चाह रहा है अब वो जहां तक खींच के आ जाए। अगर मान लो सपोज, अगर मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ब्लॉक यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ये बेचारा अपना फोर्स लगाएगा लेकिन ब्लॉक घूमेगा ही नहीं, फ्रिक्शन अपोज कर देगा यहाँ पे। तो इसी को समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आ ही जाएगा नेचुरल लेंथ पे, वो चाहत ऐसा रखेगा। अब तुम इस ब्लॉक को क्या क्योंकि जिसे फिक्स कर दियो एकदम, अब तो स्प्रिंग चाह के फोर्स लगाएगा, कुछ होगा ही नहीं ब्लॉक का, स्प्रिंग को मजबूरी में रहना पड़ेगा उतने इलोंगेशन पे। समझ रहे हो बात को? तो फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वापस से तुम बोलोगे वहीं पे चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बाहर से भी क्या है। ब्लॉक को अगर तुम बांध दियो यहाँ पे, मान लो स्प्रिंग को हम खींच दिए, अब ब्लॉक को बांध दिया, अब स्प्रिंग खींचना तो चाहेगा, भले फोर्स तो लगाएगा ऐसे, बट ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ब्लॉक तो फिक्स है किसी चीज से। समझ रहे हो? इसी को चाहत रखेगा अपने नेचुरल लेंथ पे जाने का। अब उसका चाहत पूरा ही हो जाएगा कोई जरूरी नहीं। चलो ठीक है। स्प्रिंग अंडर इलोंग, सॉरी ये कंप्रेशन है, अगर समझ पा रहे हो तुम लोग तो लेंथ को कम कर दिए। चलो कंप्रेशन है, देखो यहाँ पे लेंथ बड़ा था, अब ये स्प्रिंग छोटा हो गया। स्प्रिंग क्या चाहेगा? ब्लॉक को धकेल के बड़ा करना चाहेगा और ले जाना चाहेगा नेचुरल लेंथ पे। तो देखो किधर फोर्स लगा रहा है, अपने नेचुरल लेंथ पे जाना चाह रहा है। समझ पा रहे हो? चलो तो अब इसमें हमको समझाना क्या, वो देख लो, जब समझ गए तो फोर्स समझ गए। जस्ट तुम ध्यान दो तो देखो स्प्रिंग का क्या खासियत है। एक बार ब्लॉक को क्या कर रहा है,
ये जो फोर्स देख रहे हो सही से देख पाओ, टेंशन जैसा बिहेव कर रहा है एक तरह से। जी ब्लॉक पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक लगा रहा है फोर्स, जब स्प्रिंग इलोंगेशन में है तो, और जब कंप्रेशन में है तो टुवर्ड्स द ब्लॉक फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या कर रहा है, डिपेंड करता है इलोंगेशन में कंप्रेशन में, वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट भी लगा सकता है स्प्रिंग फोर्स, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट भी लगा सकता है। अगर इलोंगेशन में है तो देखो ब्लॉक से अवे लगा रहा है फोर्स, टेंशन जैसा कुछ, और यहाँ पे देखो तो ब्लॉक को धक्का दे रहा है नॉर्मल जैसा कुछ, समझ रहे हो? तो तुमको यार कुछ नहीं करना, सिंपल तुम्हें ये देखना है कि स्प्रिंग अगर लेंथ बड़ा हो गया तो तुम अपने मन में सोचो स्प्रिंग कैसे लगाएगा फोर्स को अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जाना चाहेगा, बस सिंपल ऐसे समझो। चार से मान लो स्प्रिंग तुम्हारा टंगा हुआ है ऐसे, वर्टिकल क्वेश्चन, वर्टिकल मान लो ऐसे स्प्रिंग टंगा हुआ, ब्लॉक जुड़ा हुआ, ठीक है, अब ब्लॉक लगा हुआ है, अब ब्लॉक मान लो क्या करेगा, ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लॉक को एमजी नीचे खींच के ले जाना चाह रहा है, स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा या कंप्रेशन आएगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन, तो वो चाहेगा फिर से ऊपर आना, तो ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स का आना कैसे लाएगा ऊपर, ये स्प्रिंग इतना बड़ा था तो इसे खींच के नीचे ले गए, नीचे ले गए तो वापस से फोर्स ऐसे लगाएगा ऊपर की तरफ ताकि हम ऊपर आए नेचुरल लेंथ पे, समझ रहे हो? जस्ट तुमको इसका आइडिया होना चाहिए नेचुरल लेंथ वाला, बस बाकी उसका तुमको स्प्रिंग पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक बार समझ लोगे तुमको बहुत सिंपल लगेगा। चलो चलो तो पूरी समझ में आ गया होगा। स्प्रिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए अपने पास एक लॉ है, इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखे हम, इसको लिख सकते हो एक सेकंड को, हालांकि हुक्स लॉ जनरल है बट ठीक है लिख सकते हो, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इसको बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स का मतलब ये तो हो गया डायरेक्शन समझ लिया तुम लोग, स्प्रिंग में इलोंगेशन है, कंप्रेशन है, बट उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन, स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो लगेगा कितना, ठीक है, लगेगा तो लगेगा कितना, उसके लिए इक्वेशन अपने पास सिंपल यहाँ पे लिख रहे हैं कि तुम, सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट है ये कि जितना ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ को तुम चेंज करोगे उतना ज्यादा वो फोर्स लगाएगा, इसलिए बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन इट्स लेंथ, उसके लेंथ में जितना ज्यादा चेंज लाओगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का वो फोर्स लगेगा। मान लो ये स्प्रिंग इतना बड़ा है, ठीक है, मान लो इतना बड़ा है, तुम इसको जितना ज्यादा इधर खींचोगे, इलोंगेट करोगे, उतना ज्यादा फोर्स वो लगाएगा, कौन, स्प्रिंग। अब तुम जितना ज्यादा बड़ा करो या जितना ज्यादा छोटा करो, दोनों बात एक ही है, बहुत ज्यादा छोटा करोगे तब भी वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा ही कर रहे हो स्प्रिंग को, चेंज का मतलब होता है कोई चीज में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका वैल्यू घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे इक्वेशन था स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट था के का अगर एग्जाम तुमसे कोई पूछे तो बोलोगे फोर्स अपॉन एक्स, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो के क्या बताता है, पर यूनिट मीटर, मतलब पर यूनिट चेंज इन लेंथ के लिए कितना न्यूटन फोर्स लगा, के को डिफाइन करना हो तो सिंपल तुम बोल सकते हो स्प्रिंग जो है उसमें अगर यूनिट चेंज इन लेंथ आ रहा तो कितना फोर्स वो लगा रहा, वही हो गया स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, तुमसे डिफाइन करने को कोई बोले तो इस इक्वेशन से बोल सकते हो, फोर्स बाय एक्स है सिंपल, पर यूनिट चेंज इन एक्स कितना फोर्स लग रहा वही के है, न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, ये एक्स जो एक्चुअली है इसी को समझो, ये स्प्रिंग का लेंथ नहीं है, स्प्रिंग का लेंथ नहीं है, स्प्रिंग का चेंज इन लेंथ है, मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे मान लो सपोज 10 सेंटीमीटर का था, तुम उसको खींच के 12 कर दिए, एक्स कितना होगा, बोलो एक्स कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा, 10 से 12 कर दिए, मतलब इसका मतलब चेंज तुम 2 सेंटीमीटर ही किए तो 2 होगा, इसी को समझना। अगर 10 से तुम घटा करके 8 कर दिए, एक्स कितना होगा, -2, हाँ माइनस छोड़ो चलेगा बट ठीक है, एक्स 2 ही होगा। सोच के देखो कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे 10 सेंटीमीटर का था, तुम उसको 8 पे लाओ, कोई 10 से 12 पे ले गया, दोनों के एक्स का वैल्यू क्या है, सेम, यहाँ से फोर्स निकालोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि देख लो जब लेंथ बढ़ा रहे हो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, जब घटा रहे हो तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो तुम उतना कम करो या उतना ज्यादा करो मैग्नीट्यूड तो सेम लगेगा, अगर 2 सेंटीमीटर कम किए हो तब भी x2 ही है, 2 सेंटीमीटर बढ़ाए हो तब भी x2 ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, कंप्रेशन और इलोंगेशन, जब तुम घटाए हो तो स्प्रिंग को तुम कंप्रेस किए हो और जब हटाए हो तो स्प्रिंग को तुम इलोंगेट, ये सब चीजें समझ सकते हो। चलो तो x क्या लिखे हुए देख लो, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, सॉरी
और चेंज इन लेंथ है इलोंगेशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। लेंथ बढ़ भी सकता है, इलोंगेशन घट भी सकता है। तो स्प्रिंग फोर्स का आइडिया तुम्हारा खत्म हो जाता है। स्प्रिंग को कनेक्ट करना सीखे थे, लगातार जोड़ोगे तो सीरीज में, अगर पैरेलल जोड़ोगे, डायग्राम पैरेलल का नहीं बना हुआ है, दिखाया तो तुम लोग उस दिन, जब सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी बोल लो, स्टिफनेस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सीरीज में कैसा आता है इक्वेशन देख लो, यहाँ पे प्रूफ भी करवाए थे, प्रूफ का बहुत ज्यादा जरूरत होगा नहीं, देख लो। जब दो या दो से अधिक स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं तो वो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने जैसा इक्वेशन देता है। जब रेजिस्टेंस को तुम पैरेलल में जोड़ते तब ऐसा इक्वेशन आता था, बट स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ोगे तब के का इक्विवेलेंट वैल्यू ऐसा आता है। और जब पैरेलल में जोड़ोगे तो वो जो तुम पढ़े थे रेजिस्टेंस का सीरीज वैसा कुछ आता है। सिंपली जोड़ो, उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा वाला कांसेप्ट लगता है। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और बोलो, अब उसके बाद हम लोग आए थे सूडो फोर्स पे, आइडिया दे दिए थे तुम लोगों को। इसमें लोग दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किए थे, याद हो तो, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल मतलब हो गया वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका जीरो एक्सीलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हालांकि ग्राउंड नहीं भी लिखा हो तब भी तुमको समझना है इस बात। सिंपली बोल सकते हो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच एक्सीलरेशन इज जीरो इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलरेडी पता है तुम्हें, बट जस्ट लिख दिए थे तुम लोग को, ये दिमाग में जोड़ देने के लिए, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है एक्सीलरेशन, ठीक है। नॉन इनर्शियल मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई नॉन जीरो एक्सीलरेशन से जा रहा, तुम जमीन पे 400% से दौड़ने लगे, हम बोलेंगे तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर जमीन पे तुम 4 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, अब इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो? इनर्शियल। इनर्शियल, समझना इस बात को। एक्सीलरेशन से मतलब, वेलोसिटी से नहीं मतलब है। तुम चेंज नहीं कर रहे हो अपना वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है तो इनर्शियल। तो बोले थे तुम लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पे तुम लोग को कंट्राडिक्शन जैसा कुछ हम इक्वेशन निकाले हुए थे, याद हो तो। जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन सेकंड लॉ को लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, इक्वेशन बिल्कुल सही आता है, F इक्वल टू में वैलिड है। बट जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब सॉल्व करते हैं तो F इक्वल टू में फेल करने जैसा लगता है कि फेल हो रहा है, F इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो रहा है, ऐसा अपने को एहसास होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते भी हैं या न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बोलते नहीं वहां वैलिड है। तो पहले यहाँ पे तुम बता दें, यहाँ देखो हम लोग अजीबोगरीब आया था। देखो जब हम लोग O2 से, जो O2 तुम्हारा मूव कर रहा था एक्सीलरेशन से, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, वहां जब F इक्वल टू में लगाए तो इक्वेशन कुछ ऐसा आया था, 20 इज इक्वल टू 30। पूरा मैथ ही गलत हो जाएगा, पूरा मैथ ही गलत हो जाएगा, वापस से रीडिफाइन करना पड़ेगा मैथमेटिक्स को, ठीक है, अगर ऐसा होने लगा तो, ठीक है। तो ये गड़बड़ रिजल्ट आ रहा था कब, जब O2 से लगाए थे, O2 फ्रेम से लगाए थे, मतलब O2 के फ्रेम मतलब जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन इनर्शियल जब लगाए थे O1 रुका हुआ इनर्शियल है, तो फिर इक्वेशन सही आ रहा था, बिल्कुल सही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी जो ये जो गड़बड़ आ रहा है, जब तुम न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगा रहे हो, एक्सीलरेटेड फ्रेम से लगा रहे हो, इस गड़बड़ को सही करने के लिए जुगाड़ लाया गया, उसी जुगाड़ का नाम दिया गया सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। अब सिंपल बोले तो अगर तुम्हारा यहाँ रिजल्ट आ रहा है 20 इज इक्वल टू 30, हम बोलेंगे भाई कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि लेफ्ट में 10 जुड़ जाए ताकि ये गड़बड़ ना हो।